Hello students, welcome to my channel Shweta Yadav Tutorials. We are committed to making your tomorrow better. Please like and subscribe my channel and don't forget to press bell icon for new updates. अभी तक हमने एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। वहाँ पे हमने ये पढ़ा कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन कौन से जूसेस सिक्रीट करता है। अब उन जूसेस की सहायता से ही जो आगे चैप्टर है वो प्रोसीड किया जाएगा और उसको बोला जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ये इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर साइट से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, वो किस सबस्ट्रेट का यानी किस चीज़ का डाइजेशन करता है, किस फूड पे वो एक्ट करता है और किस पीएच पे वो काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में सबसे पहला वर्ड आता है डाइजेशन। डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल में कन्वर्ट होना डाइजेशन कहलाता है, यानी कि फूड जो कॉम्प्लेक्स था वो सिंपल में कन्वर्ट हो गया है। द प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेशन। जो डाइजेशन है ये किस लिए ज़रूरी है ये इम्पॉर्टेंट है जानना। अब हम बात करते हैं जो फूड हमने खाया है, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, तो उस कंज्यूम फूड में बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ये हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये। इसी के साथ साथ हम प्लांट प्रोडक्ट भी कंज्यूम करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी कंज्यूम करते हैं। तो प्लांट और एनिमल में क्या मिलती है हमें? सेल्स मिलती हैं। सेल में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। वहीं प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या प्रेजेंट है? सेल्यूलोज भी प्रेजेंट है सेल वॉल में। तो हम प्लांट प्रोडक्ट में सेल्यूलोज को भी कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जब हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या सेल्यूलोज का डाइजेशन किस प्रकार से होता है, किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट होने के बाद बॉडी किस तरीके से उनको यूटिलाइज या एब्जॉर्ब कर पाती है। ध्यान रखिएगा जो सेल्यूलोज है इसका डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। डाइजेशन दो टाइप का है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। जो मैकेनिकल डाइजेशन है उसमें मैस्टिकेशन या च्यूइंग आता है या फिर आता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस। पेरिस्टाल्सिस क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू पुश फूड फॉरवर्ड, यानी कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फूड को आगे पुश करने के लिए कहलाता है पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट आता है केमिकल डाइजेशन। जब बात आती है केमिकल की तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमेशा एंजाइम्स की बात की जाएगी, यानी कि जो डाइजेशन एंजाइम की सहायता से किया जाता है वो कहलाता है केमिकल टाइप ऑफ डाइजेशन। तो यहाँ पे हमें ये पता चला है कि डाइजेशन क्यों ज़रूरी है। डाइजेशन इसलिए ज़रूरी है कि बॉडी जो सिंपल सब्सटेंसेस है उनको यूज़ कर पाए। आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो हम मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। हम सीक्वेंस से चलेंगे। पहले हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ेंगे कि बकल कैविटी में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है। फिर हम प्रोसीड करेंगे प्रोटीन्स पे, देन न्यूक्लिक एसिड्स पे एंड फैट्स पे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन बकल कैविटी। बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस तरीके से होता है या ओरल कैविटी में किस तरीके से होता है। जब फूड एंटर होता है तो एंट्री पॉइंट क्या है? माउथ है, यानी कि मुंह की सहायता से हम खाना खाते हैं।
जब खाना हम खाते हैं तो खाना चबाया जाता है, खाना सलाइवा में मिक्स हो जाता है, इसमें जीभ भी हमारी सहायता करती है। तो फूड एंटर्स टू द माउथ एंड मिक्स्ड विद सलाइवा, यानी कि सलाइवा के साथ खाना मिक्स हो जाता है। टंग मिक्सेस द फूड, यानी कि टंग क्या करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है और एक बॉल बना लेती है। उस बॉल को हम बोलते हैं बोलस। इम्पॉर्टेंट है, द नेम ऑफ च्यूड फूड इन माउथ, चबाया हुआ खाना बक्कल कैविटी में कहलाता है बोलस। ये जो बोलस है ये इसलिए बनता है कि हम खाने को आसानी से निगल जाएं, हमें निगलने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो ये लिसा होता है, तो इसके कारण ये ल्यूब्रिकेटेड हो जाता है, तो ल्यूब्रिकेशन के कारण हम इसको आसानी से निगल पाते हैं। अब बात आती है मैकेनिकल डाइजेशन की। मैकेनिकल डाइजेशन बोलस बना है, तो मैकेनिकल डाइजेशन में बोलस बनाने में खाना चबाने तक की बात आई थी। तो यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन में दांतों का रोल आ जाता है, यानी कि टीथ जो हैं खाने को चबाते हैं और चबाने के बाद हम इसको आसानी से निगल पाते हैं, यानी कि खाने का चबाना। टंग में यहाँ पे फूड को या टंग की सहायता से फूड और सलाइवा का मिक्स होना भी मैकेनिकल डाइजेशन में ही आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल डाइजेशन की। जब हम केमिकल डाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स। केमिकल डाइजेशन हम पढ़ रहे हैं ओरल कैविटी में, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ओरल कैविटी में जो डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो सलाइवा से डाइजेशन होता है कब होता है, जब सलाइवा फूड के साथ थरली मिक्स हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। और सलाइवा में क्या क्या है, वाटर प्रेजेंट है, 0.5% सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप के सॉल्ट्स यहाँ भी मौजूद हैं। अब यहाँ पे सलाइवा में और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए अच्छी हैं। पहला है म्यूसिन। म्यूसिन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो फूड को ल्यूब्रिकेट करता है। इट ल्यूब्रिकेट्स द फूड पार्टिकल, यानी कि जब हम खाना स्वॉलो करते हैं तो ड्यूरिंग स्वॉलोइंग हमें ल्यूब्रिकेशन, यानी कि फूड का ल्यूब्रिकेशन कौन कर रहा है, फूड का ल्यूब्रिकेशन कर रहा है म्यूसिन, जिसकी सहायता से हम स्वॉलो कर पाते हैं आसानी से। इसी के साथ साथ यहाँ पे बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स भी मौजूद हैं और ये जो बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हैं ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी ऑफ द फूड, यानी कि हमने अगर कुछ एसिडिक फूड कंज्यूम किया है तो मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव नेचर के हो सकते हैं। उस चीज़ को कम करने के लिए, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे म्यूसिन प्रेजेंट है। तो म्यूसिन न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ द फूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोजाइम की। लाइसोजाइम एक एंटीसेप्टिक लोशन है, यानी कि सलाइवा को लाइसोजाइम प्रेजेंट होने के कारण बोला जाता है एंटीसेप्टिक लोशन। क्या रीज़न है, लाइसोजाइम इज एन एंजाइम, ये एक प्रकार का एंजाइम है और इस एंजाइम की खासियत है कि हार्मफुल बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया, हमारी पेट साफ़ है, हाथ साफ़ है, हमारा खाना अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से बना हुआ है, बट माइक्रोब्स नेचर में है। तो जब हम उठा के खाना खाते हैं मुंह में जब वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है, यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया ख़त्म कर दिए जाते हैं। ये हमारी बॉडी का एक प्रिवेंटिव मेजर है जो लिया जाता है जिससे हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन मुंह की सहायता से ना जाए, यानी कि मुंह के थ्रू ना जाए। इसीलिए सलाइवा को एंटीसेप्टिक लोशन कहा जाता है। जब हम अदर एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे गाय को चोट लगने पे घाव हो जाता है तो वो लगातार उस घाव को लिक करती रहती है, तो ये लिकिंग जो है, यानी कि जो घाव को चाटती है जीभ की सहायता से, तो जीभ से क्या मिल रहा है उसको, वहाँ पे घाव पे क्या लग रहा है, घाव पे लग रहा है लाइसोजाइम, यानी कि सलाइवा लग रहा है और सलाइवा में क्या लग रहा है, लाइसोजाइम लग रहा है। तो वो किस तरीके से एक्ट करेगा, वो करेगा एंटीसेप्टिक लोशन की तरह एक्ट। तो पहला हमने पढ़ा म्यूसिन,
दूसरा हमने पढ़ा लाइसोजाइम। नेक्स्ट है थायोसाइनेट सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है ये स्पेशल प्रकार का सॉल्ट है, इट इज़ अ स्पेशल सॉल्ट। ये भी किल करता है बैक्टीरिया को, यानी कि ये भी बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, इसी कारण इसको बोलते हैं बैक्टीरियोसिडल सॉल्ट, बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाला सॉल्ट। दो एंटीबैक्टीरियल नेचर के हो गए, लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट। थायोसाइनेट इज सॉल्ट, लाइसोजाइम इज एन एंजाइम। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बारी आ जाती है और वो है सेलेवरी अमाइलेज और टाइलिन। जो सेलेवरी अमाइलेज या टाइलिन है ये एक सबस्ट्रेट पे काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंजाइम की कुछ मुख्य बातें डिस्कस कर लें। ये जो अमाइलेज है इसके पीछे एज लगा हुआ है, किसी भी शब्द के पीछे एज लगा है। बेसिकली हम एंजाइम्स की बात करें तो एज वर्ड बायोलॉजी में रिप्रेजेंट करता है एंजाइम को, जैसे अमाइलेज, लाइपेज, सुक्रेज एक्सेट्रा। एज वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है एंजाइम को, साथ साथ में ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एंजाइम है ये किस पे काम करेगा। तो यहाँ पे दो बातें समझ में आई, ये तो हो गया एंजाइम, और यहाँ पे वर्ड है अमाइलेज जो कि अमाइलोज से आया है, और अमाइलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये एंजाइम काम करेगा कार्बोहाइड्रेट पे, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पे। सो हियर द इक्वेशन इज स्टार्च, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि टाइलिन की हेल्प से या सलेवरी अमाइलेज की हेल्प से मेल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बनता है अल्फा डेक्स्ट्रीन। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, हम क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट हम किस किस तरीके से कंज्यूम करते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इसी के साथ साथ हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं मैल्टोज की फॉर्म में, सुक्रोज एंड लैक्टोज। एक और है सेल्यूलोज, उसका डाइजेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करती है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं मैल्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज की, तो ये थोड़े सिंपल है नेचर में, बट वही हम स्टार्च या ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये किस तरीके से डाइजेस्ट होंगे, यहाँ पे स्टार्च मेल्टोज में कन्वर्ट हुआ। स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या बोलेंगे इसको? पॉलीसैकेराइड। मेल्टोज को हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। पॉली यानी बहुत सारे, सैकेराइड यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, यानी कि बहुत बड़ी ग्लूकोज की एक चेन है, 100 से ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद हैं। एक स्टार्च के मॉलिक्यूल में अराउंड 250 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पॉली चेन है, बहुत बड़ी चेन है। जब ये मेल्टोज में बदलती है तो यहाँ पे 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पे चेन ग्लूकोज की बहुत बड़ी है, बट यहाँ पे डाइसैकेराइड में 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बॉन्ड से जुड़े हैं, उसको बोला जाता है डाइसैकेराइड। यानी कि यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ वो डाइजेशन कहलाता है पार्शियल डाइजेशन, अभी भी पूर्ण रूप से डाइजेशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि ये जो सलाइवा है, इस सलाइवा में जो सलेवरी अमाइलेज है यानी कि जो टाइलिन है, ये टाइलिन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये टाइलिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये एक्ट करता है स्टार्च पे, इट एक्ट्स ऑन स्टार्च। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि टाइलिन इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा, यानी कि ह्यूमन सलाइवा में मिलता है, और ये मेनली किस पे काम करता है? ये मेनली स्टार्च पे ही काम करता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाइलिन केवल राइप
और कुक्ड फूड पे ही काम करता है, यानी कि पके हुए खाने पे ही एक्ट करता है टाइलिन। और अगर तीसरी बात की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टाइलिन है ये 30% स्टार्च का डाइजेशन करता है। कितने परसेंट करता है? 30% स्टार्च का डाइजेशन करता है, यानी कि टोटल में से 30% स्टार्च का डाइजेशन किसने किया? 30% स्टार्च का डाइजेशन किया सेलेवरी अमाइलेज ने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड कि जब हम बात करते हैं टाइलिन की तो ये ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है। जो सलाइवा का पीएच है वो है 6.8, तो यानी कि यहाँ पे जो पीएच है वो कितना है? 6.8। तो यहाँ पे जो टाइलिन काम करेगा वो किस पीएच पे काम करेगा? 6.8 पीएच पे काम करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टाइलिन को काम कराने के लिए क्लोराइड आयंस भी जरूरी हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इसके जो एक्टिवेटर हैं वो Cl नेगेटिव आयंस हैं। इसके एक्टिवेशन के लिए क्लोराइड आयन होने ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से स्टार्च को मेल्टोज में बदला गया, जो एंजाइम इसको बदल रहा था वो था टाइलिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड ईसोफेगस में नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम खाना खाते हैं या खाने को स्वॉलो करते हैं तो वो ईसोफेगस में आता है। इस तरीके से वेवी मूवमेंट होता है और फूड अल्टीमेटली स्टमक में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। देयर इज नो डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ईसोफेगस और डाइजेस्टिव ग्लैंड एब्सेंट इन ईसोफेगस। नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन इन दिस पार्ट, किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है जिसको बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस। केवल वेवी मूवमेंट है जिसको बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस, जिसकी सहायता से बोलस डाउनवर्ड आ जाता है, यानी कि बोलस नीचे की तरफ स्टमक में आ जाता है। इसमें कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है। इस काम को करने में भी बहुत सारे ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेटेड, यानी कोऑर्डिनेटेड मतलब एक साथ जो काम करते हैं उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेटेड। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है, जैसे टंग, सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, यानी कि 4 ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी से बोलस ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है। मान लीजिए बोलस है और ये बोलस इस तरीके से स्टमक में आता है। आ कहाँ से रहा है? फेरिंग्स से। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना चबाने के बाद निगला जाता है। निगलने को कहा जाता है स्वॉलोइंग या डिग्लूटिशन। इसमें क्या होता है? जो टंग है वो मुंह को ब्लॉक कर लेती है। हम इसको महसूस भी कर सकते हैं। जब हम खाना निगलते हैं तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये टेम्परेरीली ब्लॉक हो जाता है। सॉफ्ट पैलेट एंड यूविला क्लोजेस द नेजल इंटरनल नेयर्स या नॉस्ट्रिल्स को कवर कर लेता है। ये हमने पढ़ा था फेरिंग्स में डिटेल में। जब हम खाना स्वॉलो करते हैं तो फूड पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए, मतलब इस वाले चैम्बर में ना जाए और नीचे वाले चैम्बर में ना जाए, तो दोनों चैम्बर को बंद कर दिया जाता है। ऊपर वाले चैम्बर को बंद करते हैं सॉफ्ट पैलेट और यूविला, यानी कि सॉफ्ट पैलेट का हिस्सा जो यूविला है वो अंदर वाले नेयर्स को, इंटरनल नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेता है, और जो एपिग्लॉटिस है वो ब्लॉक कर देता है ट्रैकिया को। एपिग्लॉटिस क्या करता है? विंड पाइप को इस तरीके से कवर कर देता है। एपिग्लॉटिस कवर्स ग्लॉटिस फॉर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इन विंड पाइप। ये चीज़ भी हम 2 से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किसी भी तरीके से ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, ये वो वेव बनती है और वेव्स कहलाती है पेरिस्टाल्सिस और फूड स्टमक में अल्टीमेटली आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो फूड स्टमक में आता है, ये फूड स्टमक में आ चुका है, तो स्टमक एक बैग है और ये बैग क्या करता है? फूड को टाइम बीइंग स्टोर कर लेता है, यानी कि 4 से 5 घंटे के लिए फूड को स्टोर करता है। यहाँ पे ये जो रीजन है ईसोफेगस जहाँ खत्म हो रही है
और स्टमक जहाँ शुरू हो रहा है, दिस रीजन इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर मसल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर रेगुलेट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक, यानी कि ये स्फिंक्टर फूड की एंट्री को रेगुलेट करता है जिससे पेट से खाना दोबारा ऊपर ना जाए। स्टमक स्टोर करता है फूड को 4 से 5 घंटे के लिए, 4 to 5 आवर्स के लिए। इसी तरीके से दूसरी बात हम करें तो फूड मिक्स हो जाता है थरली, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक के साथ। जैसे ही फूड आया तो फूड के आने में यहाँ पे न्यूरल और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन दोनों है। यहाँ पे एंजाइम्स यानी कि गैस्ट्रिक जूस भी आ जाता है और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन के बाद ये थरली फूड के साथ मिक्स हो जाता है। जब हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बकल कैविटी में, तो हमने बोला था कि 30% डाइजेशन हुआ है। अब 30% डाइजेस्टेड फूड स्टमक में भेज दिया गया है। तो स्टमक में जब फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने की वजह से फूड और गैस्ट्रिक जूस थोरली मिक्स हो जाते हैं और एक पेस्ट बनता है एंड दिस पेस्ट इज नोन एज चाइम। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फूड और द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक। The chyme is the partially digested food in the stomach. Why partially digested? अभी पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। पार्शल यानी आधा अधूरा। पार्शल की जगह यहाँ पे दूसरा वर्ड भी दे सकते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात हो रही है तो स्टमक में किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो स्टमक है ये फूड को टेम्परेली स्टोर कर लेता है। मुंह से सलाइवरी अमाइलेज अपना काम कर चुका है, बट स्टमक में कोई भी यहाँ पे ऐसा एंजाइम नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करे। तो यहाँ पे स्टमक की बात की जाती है तो ये बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। सो नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन द स्टमक। अब स्टमक की बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। स्टमक में चाइम एसिडिक नेचर के साथ है क्योंकि जो स्टमक है उसका जो पीएच है HCl की वजह से 1.5 to 2.5 वेरी करता है। अब फूड स्टमक की सहायता से आ जाता है डियोडिनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हम कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो अभी फोकस हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होने चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों प्रकार के डाइजेशन होते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है, केमिकल डाइजेशन भी होता है। जब हम मैकेनिकल डाइजेशन की बात करते हैं तो एक ही नाम हमारे सामने आता है, वो है पेरिस्टाल्सिस। द डाइजेशन इज पेरिस्टाल्सिस। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है डियोडिनम। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, मैक्सिमम डाइजेशन करता है ये। मैक्सिमम डाइजेशन पूरी एलिमेंट्री कैनाल के कौन से हिस्से में होता है, तो हिस्सा छोटा है पर डाइजेशन सबसे ज़्यादा करता है, वो है डियोडिनम। तो यहाँ पे अगर हम इसको स्टमक की लोकेशन देखें तो स्टमक इस तरीके से हमें दिख रहा है, ये सी शेप्ड डियोडिनम है। अब सी शेप्ड डियोडिनम के साथ यहाँ पे है पैनक्रियास और यहाँ पे है लीवर। इस तरीके से लीवर और पैनक्रियास दोनों डियोडिनम से एसोसिएटेड हैं। एसोसिएशन हम पढ़ चुके हैं। लीवर से आने वाला बाइल जूस डियोडिनम में आ गया, पैनक्रियास से आने वाला पैनक्रियाटिक जूस भी डियोडिनम में आ गया। तो इसको दो जूसेस मिल गए, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ये खुद डियोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है तो यहाँ पे अंदर मौजूद होगा इंटेस्टिनल जूस। तो यहाँ पे अंदर कौन सा जूस होगा, इंटेस्टिनल जूस, क्योंकि इंटेस्टिनल ग्लैंड्स यहाँ पे हैं जो इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करेंगे। सो हियर द काइम इज मिक्स्ड विद बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस
and intestinal juice. What is the name given to the intestinal juice? Succus entericus. intestinal juice का एक और नाम क्या है? टेक्निकल नेम है Succus entericus. तो फूड जो है वो मिक्स हो गया है इन तीनों के साथ. किस हिस्से में? छोटे से हिस्से में, वो है डिओडिनम. अब यहाँ पे डिओडिनम में मैक्सिमम डाइजेशन क्यों बोला गया है? हम फिलहाल बात करें कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की, तो जो बाइल है उसमें कोई एंजाइम नहीं है. अब बात आती है पैनक्रियाटिक जूस की. तो जो पैनक्रियाटिक जूस है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फिलहाल स्टार्च के डाइजेशन की बात हो रही है. तो यहाँ पे जो स्टार्च 70% जो स्टार्च बाकी था उस पे एक्ट करेगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज. कौन एक्ट करेगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज. पैनक्रियाटिक अमाइलेज को एमाइलोप्सिन भी बोला जाता है. तो अमाइलेज वर्ड हमने डिस्कस किया था. अमाइलेज, अमाइलोज शुगर से बना है. किस पे एक्ट करेगा? स्टार्च पे एक्ट करेगा. कितना बचा हुआ स्टार्च था? 70% था, उस पे एक्ट करेगा. इक्वेशन सेम बनेगी जो हमने बकल कैविटी में इक्वेशन पढ़ी थी, वो ही सेम इक्वेशन यहाँ पे आएगी. यानी कि स्टार्च मेल्टोज में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे दूसरा बनेगा अल्फा डेक्सट्रीन. क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे? यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड्स. मेल्टोज क्या हैं? डाइसैकेराइड्स हैं. क्योंकि इंटेस्टिनल जूस में केवल डाइसैकेराइड को डाइजेस्ट करने के एंजाइम हैं, इसीलिए कोई दूसरा एंजाइम यहाँ पे काम नहीं करेगा. केवल इस एरिया में काम करेगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, हमने ये पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे और एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है. तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज का सबस्ट्रेट है स्टार्च. सबस्ट्रेट मतलब होता है यहाँ पे जिस पे वो काम कर रहा है, जिसको वो तोड़ रहा है. तो यहाँ पे इसका सबस्ट्रेट हो गया स्टार्च. और यहाँ पे जो पीएच है, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो पीएच है, इंटेस्टाइन का जो पीएच है वो एल्कलाइन पीएच है. तो यहाँ पे पीएच इज 7.8 टू 8 भी हो सकता है, 8.2 भी हो सकता है, पर ये ऑप्टिमम पीएच की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो 7.8 पीएच की बात करेंगे. तो ये हमने पढ़ा कि किस प्रकार से इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन या स्टार्च का डाइजेशन हुआ. नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जेजुनम और इलियम में. 30 + 70 100% स्टार्च बदल चुका है मेल्टोज में. तो यहाँ पे एग्जैक्टली होगा क्या? यहाँ पे एग्जैक्टली डिफरेंट शुगर यानी कि डाइसैकेराइड्स हम अपने फूड में खाते हैं. मैंने आपको बताया था हम सुक्रोज कंज्यूम करते हैं, मैल्टोज करते हैं और लैक्टोज करते हैं. ये तीनों डाइसैकेराइड हैं. ये तीनों क्या है? डाइसैकेराइड. और इंटेस्टिनल जूस में केवल डाइसैकेराइड को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स होते हैं, उनको हम कहते हैं डाइसैकेराइडेजेज. नाम से जैसा एंजाइम हमें समझ में आता है, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइडेजेज. डाइसैकेराइडेजेज ASES एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है. तो सुक्रोज पे काम करेगा सुक्रेज. सुक्रोज पे काम करेगा सुक्रेज. इसका दूसरा नाम इन्वर्टेज. क्वेश्चन आता है कि सुक्रोज जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है तो कई बार आपको सुक्रेज ना देके इन्वर्टेज दे देते हैं. तो इन्वर्टेज इज द राइट ऑप्शन. फाइन. हियर द सेकेंड इज मैल्टोज. मैल्टोज व्हाट इज द एंजाइम? मैल्टेज. किसमें बदल रहा है? ग्लूकोज में. जब सुक्रोज सुक्रेज के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं. जब मैल्टेज के साथ रिएक्ट करता है तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग हैं, ध्यान रखना. तीसरा लैक्टोज. एंजाइम लैक्टेज किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा. अब हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स थे यानी कि डाइसैकेराइड था. किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंगल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया.
ग्लूकोज की जगह हम सिंपल शुगर में फ्रक्टोज भी बोल सकते हैं, गैलेक्टोज भी बोल सकते हैं, ये सिंपल शुगर में आती है, यानी कि इससे ज़्यादा भी नहीं टूट सकता। तो यहाँ पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बात क्या है कि पॉलीसैकेराइड्स हम कंज्यूम करते हैं। व्हाट वी आर एग्जैक्टली कंज्यूमिंग? वी आर कंज्यूमिंग पॉलीसैकेराइड्स। हम पॉलीसैकेराइड्स को कंज्यूम करते हैं। ये था स्टार्च, ये कन्वर्ट होता है डाइसैकेराइड्स में और कन्वर्ट करने वाले होते हैं एंजाइम्स। डाइसैकेराइड अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में या गैलेक्टोज में। ये जो हैं ये कहलाते हैं सिंपल शुगर, यानी कि अब इससे ज़्यादा ये कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये फाइनल कन्वर्जन है। तो हम क्या बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है, क्वेश्चन आता है ये, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन? सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इट मे बी एनी, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन सा है। यहाँ पे पॉलीसैकेराइड से कन्वर्ट होकर डाई बनते हैं, डाई से मोनो, यानी कि ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज ये क्या हो गए? मोनोसैकेराइड्स। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, पॉली मतलब बहुत सारे, यानी कि फाइनली इट गेट कन्वर्टेड। So this is all about the digestion of carbohydrate. But one more thing, keep it in mind, ये जो सुक्रेज, मैल्टेज, लैक्टेज हैं ये सभी इंटेस्टिनल जूस में हैं, ये सब इंटेस्टिनल जूस में आएंगे। किस पीएच पे काम हो रहा है? सब में सेम पीएच है, एल्कलाइन पीएच है, ध्यान रखिएगा। द पीएच इज 7.8, 7.8, 7.8. दिस इज द ऑप्टिमम पीएच फॉर डाइसैकेराइडेजेस, यानी कि डाइसैकेराइडेजेस के लिए ये ऑप्टिमम पीएच है, ये इसी पीएच पे काम करेंगे। So this is all about the digestion of carbohydrates. In the next video we will discuss the digestion of proteins.